शॉर्ट में हम लोग ICID कह सकते हैं। और आपका ICID में स्वागत है। इंडियन सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ये संस्था उन लोगों के लिए काम करती है जो समाज के वल्नरेबल लोग, जो बोलते हैं हम लोग समाज के जो दुर्लक्षित घटक है, जिनको समाज में अभी भी स्वीकारा नहीं है, उन लोगों के साथ ICID काम करता है। और हमारा विजन कि ऐसा न्यायपूर्ण स्वतंत्र समाज निर्माण किया जाए जहां मानव अधिकार को मान्यता तथा बाल अधिकारों का संरक्षण किया जाए। और इसी विजन को साध्य हासिल करने के लिए समाज के जो युवा वर्ग है, जो युवा पीढ़ी है, उन्हें प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना, सशक्त करना, ताकि जो हमारा उद्देश्य हम लोगों ने रखा है कि समाज के जो दुर्लक्षित घटक है उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, और इसीलिए युवा वर्ग को प्रेरित कर, प्रोत्साहित कर, सशक्त कर इस कार्य में उनका प्रतिपूर्ण सहभाग हमें हासिल हो सकता है। हम जिनके साथ काम करते हैं बैकपैकिंग और बेगिंग, भिक्षावृत्ति करने वाले तथा कचरा चुनने वाले बच्चे, चाइल्ड लेबर, बच्चों चाइल्ड लेबर, जो डिफिकल्ट सर्कमस्टेंस में जो बच्चे हैं, कठिन परिस्थिति में ऐसे बच्चे आते हैं, उन सभी बच्चों के लिए हम लोग काम करते हैं। साथ ही साथ HIV अफेक्टेड जो पेरेंट्स हैं उन बच्चों के साथ मराठी में हम लोग बोलते हैं कि कायदे के जो कचाड़े, जो चाइल्ड क्रिमिनल जैसे कि यूज नहीं किया जाता है, वो सब उन बच्चों के साथ हम काम करते हैं। हमारे प्रोग्राम्स युवा ज्योति इस संस्था का सबसे पहला और मुख्य प्रोजेक्ट युवा ज्योति चिल्ड्रन होम है, बाल गृह है। इसके जो मेन लाभार्थी है वह है स्ट्रीट चिल्ड्रन, जो रास्ते पे रहने वाले बच्चे हैं, वो हमारे मुख्य बेनिफिशियरीज। इसकी स्थापना 2003 में की गई थी फादर हेरल्ड डिसूजा द्वारा। संस्थापक है फादर हेरल्ड डिसूजा। फिलहाल युवा ज्योति में 41 बच्चे हैं और अभी 41 है, और बच्चों का जो एज ग्रुप है काफ़ी छोटा है। इसका मतलब है कि 2003 से तो 2015 तक के ऐसे कई बच्चे हैं यहाँ से जो निकल चुके हैं। आंकड़ा 600 के भी ऊपर है, 600 या फिर 1000 भी। इन बच्चों को जो परिवार के जो बच्चे हैं, जैसे परिवार अपने बच्चों का ख्याल रखता है, सेम उसी तरह से हम भी इन बच्चों का ख्याल रखते हैं। इन बच्चों को जब बच्चा यहाँ पे आता है 6 साल से 18 साल तक के, तो उसके लिए उस एज तक हम लोग उसके लिए जवाबदार हैं, ना कि 18 साल तक। 18 साल के बाद ही हम लोग उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ताकि वो समाज में एक मतलब ऐसा सक्षम व्यक्ति हो ताकि वो आगे भी अपना जीवन उसी तौर पे जी सके। तो यहाँ पे जो शुरुआत में हम लोग बच्चे जब आते थे तो हमारा आउटरीच हुआ करता था रेलवे स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन, स्ट्रीट या ऐसे यहाँ पे आउटरीच करके हम लोग बच्चों को यहाँ पे आने के लिए कन्विंस करते हैं। और इसके कन्विंस करने का मतलब ये है कि उनके साथ एक अच्छा रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, अच्छे संबंध स्थापित कर उन्हें यहाँ पे आकर यहाँ पे स्टे ज़्यादा समय तक यहाँ पे रहने की हम लोग कोशिश करते हैं। हमारा फर्स्ट इंटरवेंशन स्ट्रैटेजी ये है कि जब भी बच्चा यहाँ पे आता है तो उसकी बेसिक नीड को ध्यान में रखा जाता है कि जैसे आया है तो उसकी मुख्य ज़रूरतें क्या है। जैसे मुख्य ज़रूरत होती है कि रेलवे स्टेशन से या फिर कहीं से भी जब बच्चा आता है तो कम्प्लीटली वो नहाया नहीं होता है, उसके बाल काफ़ी बड़े हैं या फिर कुछ एक्सीडेंट हो गया है, इंजर्ड हुआ है, तो वो सारी ज़रूरतें हम लोग उसकी पूरी करते हैं। और सेकेंड इंटरवेंशन होता है कि उसकी जब पहली ज़रूरतें पूरी होती हैं तो बच्चे को सुना जाता है कि बच्चा क्या कहना चाहता है। जैसे कि अगर उसके पेरेंट्स हैं तो उसकी फैमिली इंफॉर्मेशन ली जाती है कम्प्लीटली। फैमिली इंफॉर्मेशन लेने के बाद मुझे अगर बच्चा अपने परिवार में जाने के लिए तैयार है या रेडी है तो उसके पेरेंट्स से प्रॉब्लम है कंटिन्यू, तो उसके पेरेंट्स का हम लोग पता लगाते हैं और पेरेंट्स के साथ एज अ मीडिएटर का हम लोग मध्यस्थ की भूमिका होती है, जो सोशल वर्कर की सबसे मेन भूमिका होती है। उसकी समस्या और उससे समाधान, उसका जो मेन जो होता है ब्रिज होता है, वो ब्रिज का सोशल वर्कर करता है। तो कुछ पेरेंट्स को कन्विंस किया जाता है कि बच्चा जिस कंडीशन में है वो उसका मूलभूत अधिकार नहीं है, परिवार में है ना, उसका सबसे बड़ा अधिकार होता है। अगर पेरेंट्स रेडी नहीं है बच्चे को रखने के लिए या फिर इकोनॉमिकली सक्षम नहीं या फिर शायद वो स्थलांतरित होते हैं यहाँ से वहाँ, माइग्रेशन जो कहा जाता है उन्हें, तो पेरेंट्स की परमिशन से हम बच्चे यहाँ पे रखते हैं। अगर जिस बच्चे को पेरेंट्स नहीं है या फिर वो कम्प्लीटली माना जाता है कि कम्प्लीटली ऑर्फन है, उसके कोई रिलेटिव्स नहीं है या फिर बच्चा भूल चुका है वो सारी बातें, तो हम उसे यहाँ पे कंटिन्यू करने के लिए कहते हैं।
पर ये भी बच्चे का ही डिसीजन है। अगर बच्चा चाहता है, वो खुद ज़बरदस्ती हम लोग वो नहीं रख लेते, वो कम्प्लीटली चाइल्ड अब्यूज़ होता है। तो अगर बच्चे को कन्विंस करते हैं कि आगे रहे, फिर ऐसा है कि कभी बोलते हैं कि एक हफ्ता रह के देखो, अगर अच्छा लगे तो आगे करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग उसको स्कूल में एडमिशन करते हैं, स्कूल में अच्छे अच्छे दोस्त मिलेंगे, पढ़ाई होंगी, अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाएंगी, तो वो उससे बच्चा थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है, उसको पिछली बातें इसमें से और इस जो अभी होने वाली जो बातें हैं उसमें वो फ़र्क समझने के लिए फ़र्क समझता है। तो अगर उसको लगता है कि नहीं ये लाइफ मेरी काफ़ी अच्छी है उस लाइफ से ज़्यादा, तो वो यहाँ पे कंटिन्यू करता है। और जैसे वो कंटिन्यू करने लगता है तो हम लोग उसके पूरे युवा जो थी उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। फिलहाल 41 बच्चे हैं और अलग अलग स्कूलों में जाते हैं। यहाँ पे युवा ज्योति के बच्चों के पेरेंट्स एज ए मीडिएटर के साथ साथ रेफरल सर्विसेज, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, लाइफ स्किल एजुकेशन प्रोग्राम, समर कैंप और अदर्स फेस्टिवल, जो इंडियन फेस्टिवल्स है, सारे फेस्टिवल्स हम लोग इस घर में सेलिब्रेट करते हैं। जैसे एक परिवार पूरे बच्चों को अपने हर एक जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है, जो अटेंशन बच्चों को देने की कोशिश करता है, वही एक परिवार युवा ज्योति एक परिवार की तरह अपने बच्चों को हम लोग यहाँ पे देखभाल करते हैं। आशा आशा ये हजारीबाग में हमारा एक सेंटर है। मे बी ये कम्प्लीटली स्लम एरिया नहीं है। यहाँ पे जो महिलाएं हैं कम्प्लीटली वो वर्किंग वूमेन है, पर ऐसी वर्किंग वूमेन नहीं है कि जिन्हें काफ़ी हाई लेवल में सबको जॉब है, या फिर जो घर काम में जाने वाली महिलाएं हैं उनके बच्चों के लिए आशा बालवाड़ी चलाई जाती है। यहाँ पे बालवाड़ी है, किशोरवयीन समूह, लड़के और लड़कियों के लिए लाइब्रेरी है। यहाँ पे इनके लिए लाइफ स्किल एजुकेशन प्रोग्राम रखा जाता है। साथ ही साथ समर में अलग अलग प्रोग्राम्स इनके लिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ताकि बच्चे जो उनके पास जो फ्री का समय होता है उस अलग आदतों में ना बिताते हुए कुछ अच्छी बातें यहाँ पे सीखें और उनका जो समय है उसका कुछ अच्छा यूज़ करें। दीपशिका दीपशिका ये सबसे डिफिकल्ट और कठिन परिस्थिति वाला हमारा एक प्रोजेक्ट है। शायद आप लोगों ने डंपिंग यार्ड सुना होगा। डंपिंग यार्ड नागपुर का सबसे बड़ा डंपिंग यार्ड, जहाँ पे हम लोग जब कश्मीर में जाते हैं तो बड़ी बड़ी हमको पहाड़ी दिखती है बर्फ से ढकी हुई, तो वैसे ही हमें बड़ा बड़ा कचरे का ढीक दिखता है, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो कचरा सुनते हैं, फिर उसी में खेलते हैं और फिर उसी में मस्ती करते हैं। वो सब बातें वहाँ पे होती थी। फिलहाल अभी एनएमसी का उसमें कंट्रीब्यूशन आ चुका है, तो उसमें डेवलपमेंट हो चुका है। डंपिंग यार्ड कम्प्लीट अभी बंद होके वहाँ पे शायद उसमें गार्डन वगैरह कुछ ऐसे बनाए जा रहे हैं। और शुरुआती दौर में 2006 की या फिर उसके आगे की हम लोग बात करते हैं, तो वहाँ पे बड़े बड़े कचरों के लिए और वहीं से उसी कचरे से से लोगों को व्यवसाय उत्पन्न, मतलब आर्थिक साधन वहाँ पे एक बन गया। वहाँ से कचरा चुनना है, फिर वही दूसरी जगह पे बेचना है। अगर हम ज़्यादा कचरा चुनते हैं तो ज़्यादा हमें प्रॉफिट होता है, और ज़्यादा प्रॉफिट के लिए हमें ज़्यादा मेंबर्स चाहिए हैं, तो वो एक चेन बन गई थी। अगर मैं करती हूँ मेरी वाइफ करेंगी, मेरी वाइफ करी तो बच्चा भी करेंगे, तो परिवार के सभी लोग यहाँ पे एक ही काम करें। बट परिवार को सिर्फ एक उत्पन्न का साधन वो माना जाता है, वो सिर्फ कचरा चुनना और उसको बेच के 2 वक्त की या फिर रात की जो रोटी बनती है वो उनके लिए एक मेन था। बट वो पर बच्चे अगर जब बीच में जाते हैं तो एक हाइजीन का प्रॉब्लम होता है। अगर हाइजीन प्रॉब्लम होते तो उनके हेल्थ से रिगार्डेड अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। अगर वहाँ पे ही ऐसा कुछ इंजरी हो जाए या फिर लग जाता है तो बच्चे उसी में फिर से वो एक बड़ा डिसीज होने के चांसेस थे। तो दीपशिका हमारा थोड़ा इसका स्टडी करके वहाँ पे ही डंपिंग यार्ड में टीम मेंबर्स द्वारा हमारे जो सोशल सीनियर जो सोशल वर्कर्स थे वहाँ पे एक्टिविटी ली गई बच्चों के साथ, उनके साथ ग्रुप एस्टैब्लिश किया गया। ग्रुप एस्टैब्लिश करने के बाद अलग अलग एक्टिविटी ली गई, फिर धीरे धीरे उनको डाइवर्ट किया गया कि नहीं अभी अब ये अच्छा नहीं है, अब ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। धीरे धीरे उनको उनकी परिस्थिति से हम लोगों ने वो डाइवर्ट करके एक अच्छी लाइन में लाने की कोशिश की। हमारा यही उद्देश्य था कि जो कचरा चूने की जो चेन है, परिवार जो अपनी चेन बनाता था वो चेन को स्टॉप करना है, कहीं तो भी बच्चे को अच्छी लाइफ से अच्छी ज़िंदगी से जोड़ा जा सके, और उसी के लिए दीपशिका द्वारा काम किया गया।